नमस्कार दोस्तों। क्यों अमेरिकी नेवी अपने सुपर कैरियर पर सिर्फ खास तरह की रेड लाइट लगा रही है? कैसे जापान के हेलीकॉप्टर कम F-35 कैरियर चाइना को चैलेंज कर रहे हैं? और कैसे जापान की बदली हुई पॉलिसी भारत को बड़ा फायदा दे सकती है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस संबंधी अपडेट्स के लिए बनाए गए चैनल डिफेंस रेनबो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो वो है अमेरिकी नेवी के पास मौजूद 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर, जो बहुत बड़े नेवल शिप्स हैं। लेकिन ये सुपर कैरियर भी जब एक खुले ओशन में होते हैं तो उन्हें ढूंढ पाना रेत के टीले में एक सुई ढूंढने के बराबर होता है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर दिन रात फाइटर जेट टेक ऑफ व लैंडिंग करते रहते हैं। रात के समय जब चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा होता है, तब सिर्फ कुछ लाइट्स के माध्यम से इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फाइटर जेट की लैंडिंग करवा पाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसका एक सलूशन यह है कि पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ी बड़ी व्हाइट लाइट्स लगा दी जाएं, ताकि बिल्कुल दिन जैसा माहौल बन जाए। यह तरीका काफी समय तक इस्तेमाल होता रहा है और काफी कारगर भी रहा है। लेकिन इस तरह की 100% व्हाइट लाइट क्रू मेंबर्स को टेम्परेरीली ब्लाइंडनेस की समस्या दे रही थी। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, एक इंसान की आंखों को लगभग 30 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है ताकि वह अडेप्ट कर सके और वह बेहद अंधेरे में यानी पिच ब्लैक एनवायरनमेंट में चीजों को थोड़ा बहुत देखने लायक एक तरह की प्रोटीन को डेवलप कर सके। यह प्रोटीन है रोडोप्सिन। अगर बार बार अंधेरे से तेज व्हाइट लाइट की तरफ देखा जाए तो इससे अंधेरे में देख पाने की नेचुरल एबिलिटी परमानेंटली समाप्त होने लगती है। फाइटर जेट के पायलट्स को यही करना पड़ रहा था और इसी सडन ब्लाइंडनेस की वजह से डिसओरिएंटेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती थी, जिससे क्रैश होने का डर रहता था। इसी ब्लाइंडनेस इफेक्ट को रोकने के लिए अमेरिकी सुपर कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर अब खास तरह की 620 नैनोमीटर की रेड वेवलेंथ वाली लाइट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस खास वेवलेंथ की लाइट से पायलट्स बिना 30 मिनट्स के एडेप्टेशन प्रोसेस को पूरा किए हुए ही अंधेरे में सीधा रेड लाइट में क्लियरली देख सकते हैं। आपको पता ही है कि फाइटर जेट लैंडिंग के समय लगभग 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर को अप्रोच करते हैं। यह एक तरह की क्रैश लैंडिंग के समान होता है। इतनी स्पीड इसलिए रखनी होती है ताकि अगर फाइटर जेट का टेल हुक अरेस्टिंग केबल में फंसकर फाइटर जेट को ना रोक पाए, तो फाइटर जेट के पास इतना मोमेंटम जरूर होना चाहिए जिससे यह जेट तुरंत टेक ऑफ कर सके। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक को पार करके पानी में गिर सकता है। इससे ना सिर्फ $80 मिलियन की कीमत का फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, बल्कि एक ट्रेंड पायलट को भी खो देने का खतरा बढ़ जाता है। बहरहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि अमेरिकी नेवी इस तरह की रेड लाइट को दूसरे सुपर कैरियर्स में भी लागू करेगी या USS अब्राहम लिंकन का यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही रखा जाएगा और वापस पहले की तरह तेज और अलग अलग रंगों की लाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। वैसे दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो ऐसी ही एक अपडेट आई है जापान की तरफ से। जापान ने अपने सेकंड हेलीकॉप्टर कैरियर को भी सक्सेसफुली एक एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल लिया है। दोस्तों, जापान की बात करें तो जापान अब लगातार अपनी मिलिट्री की पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। अभी तक जापान ये पॉलिसी अपनाए हुए था कि वे सिर्फ अपने आप को अच्छे से डिफेंड करेंगे, यानी सिर्फ डिफेंसिव हथियारों को डिफेंसिव फोर्सेस को तैयार करेंगे। ऐसे हथियार नहीं बनाएंगे जो दूसरे देशों पर अपना दबदबा बनाने के काम आते हैं। इसी पॉलिसी के तहत जापान ने ये 2 हेलीकॉप्टर कैरियर भी बनाए थे, जिससे अपनी कोस्ट लाइन के आसपास ज्यादा अच्छे से निगरानी का काम कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय तो जापान की नेवी इतनी पावरफुल थी कि उनके पास बड़े बड़े और पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि कागा नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद था और उनके पास तो 70,000 टन वजनी येमेटो क्लास के बैटलशिप्स मौजूद थे। अगर साइज का कंपैरिजन देखें तो अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट भी 70,000 टन नहीं है।
लेकिन जापान के पास इस तरह के पावरफुल बैटलशिप्स मौजूद थे। अगर उस समय की बात करें तो जापान इतना पावरफुल होता था कि वह चाइना पर कभी भी अटैक कर देता था। आज के समय की बात करें तो ये दो हेलीकॉप्टर कैरियर अटैक के मामले में इतने कैपेबल नहीं थे। हेलीकॉप्टर्स की रेंज ज्यादा नहीं होती है, वो तेज गति से नहीं उड़ पाते हैं और उनमें फायर पावर ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से इन्हें सिर्फ डिफेंसिव काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब जापान अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। जापान ने इन दोनों हेलीकॉप्टर कैरियर्स पर अमेरिका से लिए गए F-35 जेट्स को ऑपरेट करने के लिए जरूरी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि F-35 जेट के 3 वेरिएंट हैं। F-35 का ए वेरिएंट यानी कि एयरफोर्स वेरिएंट एक नॉर्मल जेट की तरह लॉन्ग रनवे का इस्तेमाल करके टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, जबकि F-35 का बी वेरिएंट शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत F-35 के ए वेरिएंट से काफी ज्यादा है। इसके एग्जॉस्ट नोजल्स को मोड़कर इसे वर्टिकली लैंड करवाया जाता है। F-35 का बी वेरिएंट बेहद कम पेलोड के साथ जरूरत पड़ने पर वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकता है, लेकिन तब इसकी रेंज और फायर पावर बहुत कम हो जाती है। इन जापानीज हेलीकॉप्टर कैरियर के डेक को एक रनवे की तरह इस्तेमाल करके ये F-35 बी जेट्स टेक ऑफ करेंगे और फिर बाद में वर्टिकली लैंड करेंगे। इन हेलीकॉप्टर कैरियर्स पर अरेस्टिंग केबल तो है नहीं, इसलिए सिर्फ वर्टिकल लैंडिंग ही करवाई जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक समस्या सामने आई। वर्टिकल लैंडिंग में समस्या यह थी कि जो बेहद गर्म गैसेस F-35 के बी वेरिएंट की तरफ से नीचे की तरफ छोड़ी जाती हैं, उनसे इस कैरियर के डेक पर लगातार डैमेजेस हो रहे थे। तो इसी कारण डेक पर स्पेशल हीट शील्डिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। नेविगेशनल लाइट्स और फ्लाइट डेक को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। इसके सामने के हिस्से को भी रेक्टेंगुलर शेप में मॉडिफाई किया गया है। दोस्तों, अमेरिकी नेवी की बात करें तो उनके पास लगभग 11 सुपर कैरियर हैं और इनके अलावा दूसरे 10 ऐसे कैरियर्स हैं जिनसे F-35 जेट्स ऑपरेट करते हैं। इन छोटे कैरियर पर F-35 के बी वेरिएंट ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिन्हें सुपर कैरियर कहा जाता है, वहां से F-35 के सी वेरिएंट को इस्तेमाल किया जाता है, जो F-35 के ए और बी वेरिएंट से साइज में काफी बड़ा होता है। यह कैटापुल्ट सिस्टम से टेक ऑफ करके ज्यादा फ्यूल और ज्यादा मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है। साथ ही यह अरेस्टिंग केबल के माध्यम से नॉर्मल F-18 सुपर हॉर्नेट की तरह ही लैंडिंग कर सकता है। जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर्स में कैटापुल्ट सिस्टम नहीं होने के कारण जापान F-35 के सी वेरिएंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। F-35 जेट्स ऑपरेट करने से जापानीज नेवी को काफी सारे फायदे मिल रहे हैं। उन्हें एक स्टेल्थी जेट मिल गया है जिससे वो ऐसे मिशंस को बिना डिटेक्ट हुए अंजाम दे सकते हैं जिन्हें पहले कर पाना पॉसिबल नहीं था। साथ ही लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मिल गई है। जापान अब लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल्स भी बना रहा है। साथ ही जापान जो पहले 5 कैटेगरीज रूल को फॉलो कर रहा था, जिसमें लीथल हथियारों के एक्सपोर्ट पर रोक थी, उसे अब हटा लिया गया है। अब जापान अपनी मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स, सबमरीन्स और यहां तक कि फाइटर जेट को भी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस जेट को देखिए, यह देखने में F-16 जैसा ही दिखता है। यह जेट F-2 है। इसे जापान ने F-16 की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड बनाया है। हालांकि यह साइज में F-16 से थोड़ा सा बड़ा है और इसी जेट में पहली बार AESA रडार लगाए गए थे। जापान की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बेहद साइलेंट और कैपेबल मानी जाती हैं। इन टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करने व जापान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बढ़ने से चाइना बहुत परेशान है। अगर जापान भी एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन गया तो चाइना को एक और फ्रंट पर अपनी मिलिट्री को लगाकर रखना पड़ेगा। भारत को जापान के इस पॉलिसी शिफ्ट से काफी फायदा हो सकता है। भारत जापान के साथ 5th व 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए पार्टनरशिप कर सकता है। जापान के पास एक पावरफुल जेट इंजन भी है जिसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए बात हो सकती है। साथ ही भारत अब जापानी सबमरीन्स को भी खरीद सकता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को बेहद महंगे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जगह पर जापान की तरह छोटे कैरियर्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिन पर 10 से 12 ही फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।